हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हमारी यूनिट 4 खत्म हो चुकी है। अब बच्चों जो हमारी अगली यूनिट है बेटा वो उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलता है और इसमें जो शुरुआत है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप पहली बार देखेंगे, शायद तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो आज मैं आपको इसका पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, और वो है विस्थापन धारा या विस्थापित धारा या विस्थापन धारा, जिसे हम कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आई थिंक ये आपने पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको बच्चों इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, विस्थापन धारा। ठीक है बेटा, इसके बाद बच्चों जैसा कि हम चुंबकीय क्षेत्र में एम्पियर का नियम पढ़ चुके हैं, तो इस बार बच्चों हम एम्पियर का संशोधित नियम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एम्पियर के नियम में कोई गलती थी और उस नियम को बताने वाले थे बेटा मैक्सवेल। तो इसको दूसरा नाम है मैक्सवेल एम्पियर नियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए बेसिक का काम करता है। आप इन्हें तभी पढ़ पाएंगे जब आप इसे समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आराम से मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और आप ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा विस्थापन धारा क्या चीज होती है। बेटा इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे, इसका प्रूफ किस प्रकार से किया गया और क्या क्या वजह रही है इसके प्रूफ के लिए। तो बच्चों समय के सापेक्ष जब वैद्युत फ्लक्स परिवर्तित होता है, समय के सापेक्ष वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, बच्चों वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा नाम दिया गया था बेटा, और इसको आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है आईडी बराबर डी बेटा सफिक्स में यहाँ पे, और वो है एप्सिलॉन नॉट और वो है डी फाई ई अपॉन डी टी। इस प्रकार आप कहेंगे फॉर्मूला कैसे आएगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, तो अब मैं आपकी इसको उत्पत्ति करवाऊंगा जिसमें हम थोड़ा सा एम्पियर को भी समझेंगे और फिर मैक्सवेल को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो अब बात आती है बेटा इसकी उत्पत्ति की। इसकी उत्पत्ति किस तरीके से की जाएगी, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें एम्पियर के नियम को एक बार देखना पड़ेगा कि एम्पियर का नियम क्या था, जो पुराना नियम था एम्पियर का नियम। ठीक है बेटा, तो एम्पियर के नियम की हम बात करें बेटा, तो एम्पियर ने यही बोला था कि किसी भी जो हम कह सकते हैं, आप ये देखिए अगर मैं कोई तार बनाता हूं इस प्रकार से, ए बी वायर मैंने ऐसे बनाई और बच्चों इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस प्रकार, आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसमें एक धारा प्रोवाइड करूं आई, तो यहां से एक धारा चलेगी और इस तार में इस तरीके से जाएगी। तो बच्चों आप जानते हैं इस तार में इस धारा के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस प्रकार से, और बच्चों किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी दिशा इस तरीके से होगी, तो यहां पे ऐसे दिखाया जाता है टेंजेंट के लॉ। तो बच्चों आप अब जानते हैं कि एम्पियर ने क्या बोला था इस बी को निकालने के लिए कि उस धारा की वजह से जो भी चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो बच्चों उसका जो रेखीय समाकलन है, रेखीय समाकलन वो होता है वो उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके चारों तरफ का जो माध्यम है बेटा, अगर एयर है इसके चारों तरफ, तो इसकी जो परमिटिविटी होगी, इसकी चुंबकशीलता होगी बच्चों, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, वो बच्चों म्यू नॉट होगी। तो उसने बोला था म्यू नॉट आई के बराबर होगा। आई क्या है बच्चों, आई यहां पे चालक करंट है, यानी कंडक्शन करंट, चालक धारा। ये आप समझ चुके हैं बेटा। अब बच्चों बात ये आती है कि जो एम्पियर का रूल है ना बच्चों, ये जो है एक तरीके से मैक्सवेल ने बोला था कि पूर्णतः सत्य नहीं है हर चीज के लिए। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, तभी बेटा हम विस्थापन धारा को पढ़ पाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, हम ये मैक्सवेल ने इस बात को बताया था कि ये जो नियम है ये पूर्णतः हर परिपथ के लिए सत्य नहीं है। तो मैक्सवेल ने इसमें क्या करा था, तो वो जो हमारा संशोधित रूप है जिसे हम कहते हैं एम्पियर का संशोधित रूप बेटा, एम्पियर का संशोधित रूप, संशोधित नियम। तो बच्चों ये एम्पियर का जो संशोधित नियम है ये हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि इसमें क्या त्रुटि और मैक्सवेल ने क्या सही किया था। तो उसमें हमारा मैक्सवेल का संशोधित नियम भी आएगा और हम उस समीकरण को भी देख पाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होगी। ओके स्टूडेंट,
तो बच्चों पता करते हैं कि मैक्सवेल इसमें क्या गलती बताना चाहता था। जो एम्पियर ने लिखा है बेटा, ये वाला जो रूल एम्पियर के हिसाब से है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई सी। तो बच्चों एम्पियर ने कहा कि अगर हम एम्पियर के नियम को एक ऐसे परिपथ में देखें जिसमें संधारित्र लगा है, तो बच्चों आप इसको गौर से देखना। यदि जी मैं एक संधारित्र ले लूं जिसकी प्लेट थोड़ी देख ले, मैं वृत्ताकार सर्कुलर ले लेता हूं, और इसका जो एरिया है बेटा वो ए है, और दूसरी जो प्लेट है वो इस प्रकार से सेम एरिया की है बेटा, उसका भी एरिया ए है, और इसको हमने एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया इस प्रकार से, और यहां पे की लगा दी। ठीक है बेटा, अब आप देखो जैसे मैं इस की को प्रेस करता हूं तो क्या होगा, यहां से एक चालक धारा चलेगी आईसी, जिसे मैं कह सकता हूं dq अपॉन dt। अगर किसी क्षण पे मैं चालक धारा का मान देखूं तो मैं कहूंगा dq अपॉन dt होगी सूक्ष्मकरण, एक सूक्ष्म समांतराल में। अब बच्चों जब ये यहां पे प्रवाहित होगी तो इससे आगे नहीं चल सकती क्योंकि यहां पे वायु है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों इससे आगे, अब सर्किट यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक है, संधारित्र का सर्किट ऐसा लग रहा है कि सर्किट ये पूरा नहीं है, जबकि होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे आवेश पहुंचता है बेटा, वैसे वैसे यहां से विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होने लगता है इस प्रकार से। क्योंकि निगेटिव से क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं निगेटिव आवेश जा रहा है, जैसे जैसे और आवेश पहुंचता है बेटा वैसे वैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे यहाँ धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का भी मान बढ़ता जाता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है बेटो, इस प्रकार से। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया बेटा वायु में, इसे ई नॉट से रेफर कर देते हैं। तो बच्चों जो क्या कहते हैं हम लोग, मैक्सवेल का कहना ये था, मैक्सवेल का कहना था जब ये सर्किट पूरा हुआ है और चालक धारा यहाँ पे है, और यहाँ पे चालक धारा बच्चों प्रवाहित नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे आईसी जीरो बच्चों, क्योंकि आवेश वायु में प्रवाहित नहीं होता। मैं आपको बता दूं वायु में बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है, पूछा भी जाता है, वायु में आवेश प्रवाहित नहीं होता। तो ये बच्चों एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है, बहुत बार चीजें पूछी जाती हैं आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब एम्पियर का सर्किट अगर यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एम्पियर का लूप लगाएंगे और देखेंगे क्या इस पूरे परिपथ के लिए वो सत्य है। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट अब गौर से एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ही लूप मान लूं, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे आगे बढ़ा देता हूं इस तरीके से, और बिल्कुल एक लूप ऐसा ही मान लेता हूं, एक काल्पनिक लूप मान लेता हूं, बिल्कुल काल्पनिक लूप। खास बात यह है कि इसका एरिया भी उतना ही हो जितना कि बच्चों में संधारित्र की प्लेट का है। ठीक है बेटा, और एक लूप बच्चों में थोड़ी देर के लिए इसको यहां पे बंद कर देता हूं और एक लूप यहां मान लेता हूं। ये आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, इसका भी एरिया सेम है, इसका नाम मैं C1 रख देता हूं, इसका C2 रख देता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बहुत काम आएगी आपके नॉलेज के लिए और आपको एक नई चीज पता लगेगी। अब बच्चों इसमें से यहां से धारा निकल रही है तो इस लूप के अंदर से आईसी धारा जाएगी, लेकिन बच्चों यहां पे कोई भी चालक धारा नहीं निकल रही तो आईसी यहां पे जीरो, आप देख सकते हैं। अब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं C1 के लिए मैं बात करता हूं बच्चों, C1 लूप के लिए एम्पियर का लूप लगा, एम्पियर का नियम लगाऊं, तो एम्पियर का नियम क्या है बच्चों, L B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू इसके अंदर से कितनी धारा जा रही है बेटा, आईसी। ठीक है बेटा, आईसी क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो इस लूप के अंदर धारा निकल रही है। एम्पियर का ये पहला शर्त थी कि जिस लूप पे आप एम्पियर का नियम लगा रहे हैं उसके अंदर धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो ये लग गया C1 के लिए। अब बच्चों अगर मैं बात करूं दूसरी वाली बात, दूसरे केस में बात करूं बच्चों C2 के लिए, तो C2 के लिए बच्चों अगर मैं सेम नियम लगाने की कोशिश करूं तो यहां पे म्यू नॉट, और बच्चों यहां पे कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, गौर से देखिए यहां पे अंदर चालक धारा जीरो है, तो मैं यहां कहूंगा आईसी, अगर हम यहां रखेंगे तो म्यू नॉट और आईसी हो जाएगी जीरो, क्योंकि आईसी बेटा जीरो है। तो यहां पे बच्चों अगर हम देखें तो बी डॉट dl बराबर जीरो, तो बच्चों इसका मतलब यहां पे बी भी जीरो आएगा। आपको बात समझ में आती है? इसका मतलब बच्चों एम्पियर का नियम अगर लगाएं तो यहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र है बेटा वो जीरो है एम्पियर के हिसाब से। लेकिन बच्चों जब यहाँ पे कंपास नीडल रखी जाती है, संधारित्र के बीच में कंपास नीडल रख दी, तो बच्चों वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाती है, वो विक्षेपित हो जाती है। और बच्चों चुंबकीय सुई जो विक्षेपित होती है बच्चों को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, तो इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और एम्पियर का नियम लगाने से क्या आ रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जीरो आ रहा है।
इसलिए मैक्सवेल ने कहा कि ऐसे परिपथ के लिए एम्पियर का नियम लागू नहीं हो सकता, वो गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई बी है। ठीक है बेटा, तो इसको करने के लिए बच्चों ये एम्पियर के नियम में बच्चों त्रुटि थी। तो ये एम्पियर, अगर हम बात करें एम्पियर का नियम, तो बच्चों पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। नहीं, कैसे परिपथ के लिए बेटा? इस प्रकार के परिपथ के लिए जिसमें संधारित्र में एक तरफ धारा जा रही हो, चालक धारा, और बीच में वायु या कोई और माध्यम आ रहा हो। तो अब मैक्सवेल ने इसमें क्या संशोधन किया है बेटा, वो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा अब मैक्सवेल ने इसको कैसे करा? मैक्सवेल ने कहा कि इन दोनों संधारित्रों के प्लेट के लिए हमें एम्पियर के नियम में दिक्कत हुई है, तो इसे ही हम देखेंगे। तो बच्चों इस माध्यम में जो वायु में आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं बच्चों, कितना है E0। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आप देख सकते हैं ये संधारित्र के प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, वो कितनी होगी बच्चों? जितना कुल चार्ज होगा और जितना इसका एरिया होगा, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, और बच्चों आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है संधारित्र के प्लेट के बीच में? हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है संधारित्र प्लेट में। ये तो बच्चा फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं संधारित्र के चैप्टर में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कितना विद्युत फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है, इस पे गौर करें तो बच्चों हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स बराबर होगा E A cos थीटा। अगर E को हम E0 ले लें थोड़ी देर के लिए। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देने वाली बात है, थीटा कितना लेंगे? तो बच्चों एरिया तो उतना ही है इस लूप का भी जितना इसका है, क्योंकि इस मीडियम को ले रहे हैं। इसमें से E0 प्रवाहित हो रहा है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, आप एक दोनों प्लेट पे समान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, E0 जो होगा बेटा एक समान होगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, और एरिया सेम है। अब बच्चों थीटा कितना है तो मैं आपको बता दूं, इस लूप के अंदर बच्चों जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो अभिलंब के लंबवत निकल रहा है। तो अब लंबवत निकल रहा है तो जिस पे अभिलंब होगा बच्चों दोनों कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो थीटा बेटा 0 लिया जाएगा। थीटा 0 हो गया तो बेटा फाई ई कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया E0 इंटू ए, और ये हो गया बेटा cos 0, और cos 0 होता है बेटा 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली हम कह सकते हैं फाई ई बराबर आ गया E0। E0 की वैल्यू बेटा यहां से कितनी रख सकते हैं हम? E0 की वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और बच्चों आप अगर देखें तो सिग्मा कितना है बेटा? Q अपॉन ए, तो यहां आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो एरिया से एरिया कट गया बेटा। तो अगर हम इसे ऊपर देखें थोड़ा सा देख के, तो यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा? फाई ई। बच्चों ये क्या विद्युत फ्लक्स है ये, और ये बराबर हुआ बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन आई, इसी से हम आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, अब इससे आगे देखते हैं कि कैसे हमें विस्थापन धारा मिलेगी। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो स्टेम विद्युत फ्लक्स है ये तो बच्चों कांस्टेंट दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों जैसे जैसे धारा शुरुआत से बढ़ती है, जब तक बढ़ती है तब तक विद्युत क्षेत्र बेटा कैसा होता है? परिवर्तित होता है। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं इसका बच्चों अवकलन करूं, अवकलन, ठीक है बच्चों, किसके सापेक्ष? तो मैं कहूंगा समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी मैं कह सकता हूं t के सापेक्ष। तो बच्चों ये मुझे मिलेगा डी फाई ई अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, और ये होगा बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी। अब बच्चों कितनी अच्छी देखने के लिए हमें एक बात मिली, अगर आप डी क्यू अपॉन डी टी देखें तो बेटा है तो ये विद्युत धारा ही, क्योंकि ये आवेश परिवर्तन है, विद्युत धारा। बच्चों लेकिन पहली बार आप देखेंगे विद्युत धारा कुछ अलग तरीके की है। कैसे? इस विद्युत धारा को अगर बच्चों हम आई से रेफर कर दें इस तरीके से, और थोड़ी देर के लिए मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, और ये हमारे पास है बच्चों डी फाई ई अपॉन डी टी बराबर आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इससे आई कितनी हो जाएगी? ये आई हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो बच्चों ये देखो जरा, ये धारा कहां के लिए आई है? बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट तो है क्योंकि विद्युत धारा ये एप्सिलॉन नॉट है एक माध्यम के लिए जहां पे वायु है बेटा, यहाँ पे कोई भी चालक कारण नहीं है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये है बच्चों विद्युत फ्लक्स। तो जो विद्युत फ्लक्स है वो अगर समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो भी एक धारा प्रवाहित हो सकती है बच्चों, और उसका नाम रखा गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों ये जो विस्थापन धारा है,
विस्थापित धारा जो किसी वायु में प्रवाहित हो रही है, तो मैक्सवेल का कहना था कि ये चालक तार में से जो हम चालक धारा लेते हैं उसके बाद धारा रुकती नहीं है बेटा, यहाँ पे धारा जीरो नहीं है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे चालक धारा ना होकर डिस्प्लेसमेंट एक विस्थापन धारा प्रवाहित होगी और सर्किट पूरा ही रहेगा, यानी सर्किट जो है आपका टूटा नहीं है, धारा चली है। तो ये धारा जो है बच्चों विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन होने की वजह से उत्पन्न होती है, तो सर्किट पूरा कर देती है। इसका मतलब बच्चों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेट तक जो धारा होती है बच्चों वो चालक तार यानी आवेश के कारण प्रवाहित होती है, जिसे चालक धारा कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं बेटा चालक धारा, चालक धारा। और बच्चों उसके बाद जो वायु आती है हमारे पास या कोई और माध्यम आता है, उसमें बच्चों जो धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्रवाहित होती है, तो इसे हम कहते हैं विस्थापित धारा। ठीक है बेटा। अब बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और कह सकता हूं मैं, आईडी बराबर एप्सिलॉन डी बाई डी टी, और बच्चों एप्सिलॉन ई का मान रखते हैं ई इंटू ए। तो देखो आपको कितनी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी इसमें बच्चों, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अगर बाहर ले ले तो बच्चों ये आया डी अपॉन डी टी। बच्चों मेरे ख्याल से ये एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, ये समीकरण मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें साफ साफ देख के बता सकता हूं किसी माध्यम में जब विद्युत फ्लक्स परिवर्तित होता है समय के सापेक्ष, मैं फ्लक्स की बात नहीं करता, मैं कहता हूं विद्युत क्षेत्र। जब भी विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा बच्चों किसी माध्यम में, तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चों यही जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब भी विद्युत धारा होगी, हम जानते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो बच्चों जो मैक्स नियम जो एम्पियर का संशोधित रूप था, या जिसे मैं कह सकता हूं मैक्सवेल, इसे हम कहते हैं बेटा मैक्सवेल एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। तो बच्चों मैक्सवेल ये कहता था कि ऐसे परिपथ के लिए जो एम्पियर नहीं कर पाए थे वो मैक्सवेल ने किया। तो मैक्सवेल कहता था जो कंप्लीट फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए कि B डॉट dl बराबर म्यू नॉट। इसमें जो बच्चों दो धाराएं हैं, चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है IC और उसके बाद माध्यम में प्रवाहित हो रही है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन धारा, कहना दोनों धारा आनी चाहिए बेटा इस प्रकार से। तो ये जो है बेटा ये एम्पियर का संशोधित रूप है या मैक्सवेल एम्पियर रूप है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को हम और तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बेटा, अगर आप देखें गौर से तो मैं आपको बता देता हूं, इसे हम लिख सकते हैं एल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आईसी। तो बच्चों आईसी रहेगी कंडक्शन धारा, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डीई अपॉन डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इससे साफ पता चल रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है चालक धारा के कारण, और जहां वायु होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण प्रवाहित होता है। यही बच्चों मैक्सवेल का नियम है, मैक्सवेल एम्पियर का नियम। ठीक है बेटा, तो ये मैक्सवेल एम्पियर का नियम है, इससे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इससे आगे की बात अब मैं आपको बताऊंगा मैक्सवेल की समीकरण क्या होती है। ठीक है, मैक्सवेल ने कुछ समीकरण दी थी बेटा, उस पर हम बात करेंगे। बच्चों पहले अभी मैं आपको इस एम्पियर रूप का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, इससे आपको और एक बात समझ में आएगी कि बच्चों अब असलियत में जो वास्तव में रूल बना वो मैक्सवेल का ही चलता है बेटा, और उसी की वजह से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को डिस्कस करेंगे। और ये होना चाहिए बेटा IC प्लस ID। ठीक है, ID की वैल्यू बच्चों आपके लिए आप फ्री हैं, या तो आप ऐसे लिख दें d phi E अपॉन dt, कोई भी एक वैल्यू याद रखें, या फिर ID लिख सकते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट A d अपॉन dt। तो इसमें से कोई सी वैल्यू आप लर्न करें। अब बच्चों बात ये आती है अगर कोई ओमीय परिपथ है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, इससे इंटरेस्टिंग बात, तो फिर आपको और इसको मजा आएगा कि भाई कैसे करंट हम लेंगे। तो ओमीय परिपथ का मतलब है बेटा एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, प्रतिरोध, और यहाँ पे एक बैटरी आ गई और ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे तो सारी चालक तार है, तो यहाँ पे सिर्फ IC प्रवाहित होगी बेटा, IC। तो ID कैसे होगी बेटा, यहाँ पे ID 0 होगी। तो इस केस में इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे परिपथ के लिए जो रूल होगा वो ये होगा B डॉट dl बराबर म्यू नॉट IC, फिर ID 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, और ऐसा परिपथ जिसमें बच्चों सपोज करो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जिसमें कोई भी ये हमारे पास ये आवेश है और यहाँ पे हमारे पास ये आवेश है, और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स बच्चों चेंज हो रहा है, विद्युत फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी dE अपॉन dt। ऐसे परिपथ में जहां पे हमारे पास माध्यम है बेटा,
इसमें सिर्फ आईडी होगी और आईसी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं बच्चों, जो हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला होगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट। तो आईसी जीरो हो गई और यहाँ पे हो गया बेटा हमारे पास आईडी। तो इस प्रकार से हम अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। और अगर दोनों ही है, जैसे संधारित्र में होता है, संधारित्र में दोनों प्लेट होती है, तो फिर बच्चों दोनों करंट चलेंगी, फिर आईसी भी होगी और आईडी भी होगी। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से, तब आईसी जीरो नहीं होगी। तो ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। ठीक है, अब बच्चों मैक्सवेल ने जो संशोधित रूप देखा एम्पीयर का, आपने समझ लिया। अब बच्चों मैक्सवेल की खास बात पढ़ेंगे जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी बेटा। बच्चों आप जानते हैं कि एम्पियर हुए, गॉस हुए, इन लोगों ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और बहुत सारे रूल दिए हैं। तो बच्चों इन सब रूल को और इनका गणितीय व्यंजक भी प्राप्त किया। बच्चों मैक्सवेल ने इन चारों के रूल को, विद्युत और चुंबकीय जो भी इनके रूल थे, उनको समाहित किया एक साथ, और बच्चों अपने हिसाब से 4 समीकरण दी, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे समझने में बड़ी हेल्प करती है बेटा। तो सबसे पहले तो ये है, इसमें जो विद्युत गॉस का नियम था हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बच्चों उन्होंने इसका जो है समाकलन वाला रूप दिया। उन्होंने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधी सीधी सी बात। तो जहां पे इसका मतलब समझो बच्चों, मैक्सवेल के लैंग्वेज में आपको बताता हूं, उसने कहा था किसी माध्यम में अगर चार्ज होगा तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र। ये आपको समझ में आ गया, जहां भी आवेश होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा बेटा। ठीक, आप इसको गौर करो बस, मैक्सवेल के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। इक्वेशन तो वही है गॉस वाली। तो जहां विद्युत आवेश होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र भी होगा। अब बच्चों चुंबकत्व में, इसे हम कह सकते हैं चुंबकत्व। चुंबक में बेटा गॉस का नियम क्या है? चुंबक में गॉस का नियम है कि किसी भी लूप के अंदर जो होता है नेट चुंबकीय फ्लक्स बच्चों कैसा होता है, जीरो होता है। तो ठीक है बेटा, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसमें मैं ज्यादा आपको समझा नहीं रहा, तो मैक्सवेल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसको समाकलन रूप में जब लिखा गया तो मैक्सवेल ने कहा कि बी डॉट डी एस बराबर जीरो लिख दो। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि किसी भी लूप में नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बच्चों, जीरो होता है। इसका मतलब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक ध्रुव नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। यानी इसका मतलब है बच्चों किसी भी चुंबकत्व में जहां भी चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे कभी भी एक ध्रुव नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते चुंबकीय क्षेत्र में, इस प्रकार। तो बच्चों इसकी 2 इक्वेशन और हैं जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, मैं आपको वो भी बताता हूं आराम से, उसको भी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट। तो बच्चों अब अगर आप गौर से देखें कि इसका जो 3rd इक्वेशन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगी। तो बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम ऐसे हमने पढ़ा हुआ है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, नेगेटिव साइन के साथ। बच्चों इसको मैक्सवेल ने अपनी समझ के हिसाब से कैसे दिया? उसने कहा कि V बराबर W अपॉन Q, हम सब जानते हैं बेटा ये वाला फॉर्मूला। अब W अगर यहां ले आए तो Q इंटू V हो जाएगा। V यहाँ पे बच्चों विभवांतर है, जिसे हम E लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेरित विभवांतर। और W वर्क का फॉर्मूला कोई सा ही वर्क हो दुनिया में बेटा, वो होता है फोर्स इंटू डीएल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डीएल। अब इस Q को बच्चों अगर हम नीचे लाए F अपॉन Q, तो आपको पता है फोर्स अपॉन Q होता है विद्युत क्षेत्र, E डॉट डीएल, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। तो बच्चों ये जो विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, हम इसको E डॉट डीएल लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर किसी लूप में डीएल लेंथ है और उसकी टोटल लेंथ ले लें तो हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको इंटीग्रल कर देंगे L लेंथ में, तो टोटल लूप का आ जाएगा बेटा। तो बच्चों यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल E डॉट डीएल बराबर, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये को हमने इस तरह से लिख दिया, और ये आ जाएगा माइनस का डी फाई बाई डी टी। अब बच्चों आप कह सकते हैं कि इससे हमें क्या फायदा मिला? इससे बहुत फायदा मिला बेटा हमें। अब आपको ये समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें देखो बच्चों विद्युत चुंबकीय में 2 चीजें हैं, विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो यहां से एक चीज पता चली बेटा, जब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गौर से देखो बेटा, डी फाई बी अपॉन डी टी, जब भी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा, परिवर्तित किसके सापेक्ष बच्चा? समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष।
तो बच्चों इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है बच्चों उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार। तो बच्चों साफ साफ पता चला है जब भी चुंबकीय क्षेत्र बच्चों परिवर्तित होगा तब हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास एक रूल आ गया बेटा। अब इसके बाद बच्चों लास्ट वाली समीकरण है वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे आपको बच्चों इस समीकरण से जो आपने ये वाली समझी है और एक चौथी समीकरण से विद्युत चुंबकीय तरंगे कंप्लीट आपको समझ में आ जाएंगे बेटा आगे जाके। ठीक है बेटा। तो बच्चों अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत अच्छे से समझनी है तो एक चौथा रूल और आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर मैक्सवेल नियम जो भी आपने पढ़ा है बेटा उसी को यूज किया। तो ये अभी रूल अभी मैंने आपको सिखाया है। आप कहोगे इसका विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या फायदा है? तो बच्चों ये तो आप जानते हैं कि चालक तारा में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अब आप ये भी जानते हैं बच्चों अगर किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा तो भी बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे साफ साफ हमें पता चलता है बेटा कि हम कह सकते हैं चालक धारा या विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण। तो बच्चों या तो चालक धारा हो या विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा। तो बच्चों अब आप कहोगे इसका क्या फायदा हुआ? तो आप ध्यान रखना ये तो सब जानते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग होती है सन से आने वाली लाइट, तो बच्चों ये माध्यम में भी प्रवाहित होती है, पानी में भी चल सकती है, सॉलिड में भी चल सकती है और ये बच्चों निर्वात से होके आ रही है क्योंकि अर्थ के बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बच्चों वहां कैसे प्रवाहित होती है वो आगे बताऊंगा सही से, लेकिन इसका कारण ही है बेटा जहां पे चालक मिलेगा, जहां पे धारा प्रवाहित हो रही है वहां पे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जहां पे माध्यम ही नहीं है, पार्टिकल नहीं है और वहां पे अगर विद्युत क्षेत्र हो जाए बेटा किसी तरीके से परिवर्तित होता रहे किसी भी तरीके से तो भी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित उत्पन्न होगा। और बच्चों तीसरा और चौथा नियम ही वैद्युत और चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र से। तीसरी और चौथी समीकरण को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो बेटा ये जो आज का जो क्लास है इसे बताने के लिए है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में दो क्षेत्रों में मिलेंगे वैद्युत और चुंबकीय, क्या ये आपस में रिलेटेड है? तो बेटा ये आपस में रिलेटेड है। अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा परिवर्तित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अभी आपने तीसरे नियम में पढ़ा अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो ये दोनों से ही मिलकर बच्चों चुंबकीय तरंगों में हमें हेल्प मिलती है। तो बच्चों मैं मानता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और बच्चों जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बेटा, और आशा करता हूं आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इससे अगली क्लास में बच्चों वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होंगी इन नियम की सहायता से वो आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।